नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे आसियान का। आपका जो बीए पार्ट तृतीय राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके सिलेबस में जो दो टॉपिक लिए गए हैं सार्क और आसियान, उसमें अपन जो आसियान वाला टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आसियान के जो संस्थापक देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, आसियान का निर्माण कब हुआ, उस संगठन का उद्देश्य क्या है और आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता, इन चीजों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आसियान है उसकी स्थापना हुई है 1967 में और आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। ये चीजें आप ध्यान रखें, स्थापना के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में, और सार्क और आसियान दोनों बिंदुओं में से एक बड़ा सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इसको बार बार पढ़ते रहें। जो आपने अपनी पीछे क्लास में उसमें मैंने सार्क के बारे में आपको बताया है, उसका विस्तार से वर्णन एक क्लास में आपको पढ़ाया है। उसके बाद हम दूसरा वाला टॉपिक रहा अपना आसियान, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं। तो ये बात उस समय की है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक संगठनों का निर्माण किया जाने लगा। तो उस समय जो सार्क है उसका निर्माण हुआ 1967 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय सहयोग के संगठनों की भरमार रही। क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना अथवा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो समझौते हुए उनमें एक बड़ा संगठन हुआ आसियान। और विचारकों की मान्यता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों में समानता रखने वाले देशों का पारस्परिक संगठन विश्वव्यापी संगठन की अपेक्षा शांति बनाए रखने की दिशा में अधिक सफल हो सकता है। तो विचारकों का मानना है कि इस प्रकार के संगठन अधिक सफल हो सकते हैं। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय संगठन है वो अपने संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपने क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगातार जो है वो प्रयासरत रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित क्षेत्रीय संगठनों को मोटे रूप में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रथम वे संगठन जो सैनिक संधि की बातें हैं, यानी कि मोटे रूप में अगर हमको अपन दो भागों में बांटे तो एक तो हो गया सैनिक संधि की बातें जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि। द्वितीय वे संगठन जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और जन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना है। ऐसे संगठनों में अरब लीग है, आसियान है, सार्क है आदि प्रमुख संगठन कहे जा सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संगठन निर्मित हुए उनको दो भागों में अपन बांटते हैं। तो एक तो हो गया सैनिक संधियों से संबंधित संगठन जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि हो गया। एक जो मानव के कल्याण से संबंधित संगठन है, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास के लिए जो प्रयास करते हैं, उनमें सार्क होगा, आसियान हो गया, अरब लीग आदि। इस प्रकार से तो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। जो आसियान और सार्क रहा वो क्षेत्रीय सहयोग के अनूठे प्रयास है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया में तथा सार्क जो है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के संगठन रहे। तो अपन जो सार्क के मामले में तो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, और जो आसियान है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का एक संगठन देश रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी एशिया संसार के सर्वाधिक विस्फोटक और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक रहा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित देश बर्मा, यानी कि जो बदला हुआ नाम उसका म्यांमार हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि चीन और एक तरफ से भारत के जो चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के जो पूर्व के जो देश है उन देशों का एक संगठन है आसियान। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यह क्षेत्र विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आज भी, तथा पश्चिम एशिया के समान ही महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। ये द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में तीन आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। पहला यूरोपीय प्रभुत्व का अवसान, यानी कि जो यूरोपीय कंट्रियों का आधिपत्य था वो समाप्त हो गया। दूसरा यहाँ के देशों में स्वतंत्र होना और चीन के प्रभाव की इस क्षेत्र में वृद्धि होना, यानी कि दूसरा जो प्रभाव है यानी कि इनकी स्वतंत्रता होना। और तीसरा है जो इनके ऊपर जो चीन का जो प्रभाव है वो दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया एक नया शब्द है जिसका प्रयोग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व नहीं होता था, यानी कि इन शब्द का जो प्रयोग है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस शब्द का प्रयोग होने लगा है, पहले इस शब्द का प्रयोग नहीं था। इस शब्द के जो प्रचलन का जो तात्कालिक कारण था वो 1953 में क्यूबेक सम्मेलन के द्वारा एडमिरल माउंटबेटन की अधीनता में दक्षिणी पूर्वी एशिया कमांड की स्थापना था, यानी कि 1953 में क्यूबेक में क्यूबा में सम्मेलन हुआ और तो उसके एडमिरल माउंटेन की अधीनता में दक्षिण पूर्वी एशिया कमांड की स्थापना हुई है। तो प्रारंभ में यह उद्बोधन उन देशों के लिए था जो भारत के पूर्व और चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित थे, जिनकी संख्या 6 थी, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद उपरांत नए संप्रभु राष्ट्रों के रूप से इस संख्या में वृद्धि हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 10 राष्ट्र म्यांमार, बरूनी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिनलैंड, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम इस क्षेत्र में स्थित हैं। डॉक्टर बी.आर. चटर्जी जो क्रांति विचारक हैं, उनके अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया पूर्व से पश्चिम तक फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार, दक्षिण की ओर मलाया एवं सुमात्रा से लेकर न्यूगिनी तक इंडोनेशिया द्वीप समूह तक जो है मिलकर ये बना है। तो जो इसके जो संस्थापक इसके जो आसियान के राष्ट्र हैं वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। आसियान के मौजूदा जो 10 राष्ट्र हैं इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सम्मिलित हैं। तो उन देशों को मैं यहाँ नोटिस बोर्ड पे नोट करता हूँ यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर बात करते हैं आसियान के जो 10 सदस्य राष्ट्र हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड हो गया, ब्रूनेई हो गया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये जो है वो आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र हैं। और आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता उसमें है। तो ये जो छोटी बात है वो आपसे पूछी जा सकती है 2 नंबर के सवाल में कि आसियान के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं वो, और आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है वो जकार्ता में है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया का कई कारणों से बड़ा महत्व रहा है। उनमें पहला है कि यह क्षेत्र सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहा है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है, यानी कि जो जहाजों का आवागमन होता है, व्यापार होता है, इस दृष्टि से ये क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर जो ये स्थान है वो चिन्हित है। और एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य तक प्राकृतिक पुल का सा कार्य वो करता है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो कारण रहा महत्व रहा है इसको लेकर आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। चावल, टिन, रबड़ और पेट्रोल यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और हिंद, चीन में अन्न का विशाल उपजाऊ मैदान है जिसे एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो खाद्यान्न की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ क्षेत्रों में आता है। मलाया में इतना अधिक टिन और रबड़ है कि वह अकेले संसार की आवश्यकता पूरी कर सकता है। इंडोनेशिया, सारावाक और उत्तरी ब्रूनेई में तेल के विशाल भंडार हैं। तो ये जो देश है दक्षिण पूर्वी जो संगठन के जो देश है वो इम्पोर्टेंट हैं, काफी महत्व की दृष्टि से वो अपना स्थान रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस क्षेत्र की विशिष्टता का कारण यहाँ प्रभुता पाने के लिए साम्यवादी चीन का प्रबल प्रयास तथा इसे रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों के प्रयास अभी भी लगातार जारी हैं। यहाँ के सभी देशों में चीनियों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है, यानी कि चीन जो देश है उसके लोग यहाँ इस आसपास के देशों में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और चीन इनके माध्यम से सभी देशों में अपना मनचाहा साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्तियों ने इन पर कब्जा कर रखा था तो उन देशों ने जो है अपनी अपनी सेनाएं वापस बुलाने लग गए और जो एकाधिकार प्राप्त था वो समाप्त होगा और ये देश स्वतंत्रता के कगार पर आ गए। ब्रिटेन द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी सैनिक छावनियां और अड्डे हटाने की घोषणा से इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ, यानी कि जो ब्रिटेन ने अपने सैनिक अड्डे थे, सेनाएं थी, उनको वापस बुला ली और उन देशों के सामने सुरक्षा को लेकर एक चिंता का वातावरण पैदा हो गया। अमेरिका और चीन ब्रिटेन का स्थान लेने का प्रयास करने लगे। अमेरिका और जो चीन है वो ब्रिटेन का स्थान लेने का प्रयास करने लगे, किंतु उनकी विस्तारवादी नीति से दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्र
आशंकित और चिंतित होने लग गए। इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए दो सुझाव दिए गए। पहला था कि दक्षिणी पूर्वी एशिया को तटस्थ क्षेत्र बना दिया जाए और चीन सहित सभी देश इसकी तटस्थता को बनाए रखने की गारंटी दे। यानी कि दो सुझाव उस समय लाए गए। वो कौन कौन से थे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है उसको तटस्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और उसकी सुरक्षा का जिम्मा है वो चीन जैसे देशों को सौंप दिया जाए। दूसरा जो बिंदु था, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ के सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपना आर्थिक संगठन इतना सुदृढ़ बनाए कि कोई भी आक्रमणकारी यहाँ किसी देश को हानि नहीं पहुंचा सके। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इन क्षेत्रों की भूमिका कर रही है। अब देखते हैं कि आसियान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से यहाँ हुआ है। आसियान का पूरा नाम जैसा मैंने बताया दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक इस असैनिक संगठन का निर्माण किया और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा की। तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई है। ये मैंने आपको पहले बोर्ड पर लिख दिया है। बाद में 1984 में ब्रुनेई भी इसका सदस्य बना। प्रारंभ में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा म्यांमार को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया। 1955 में वियतनाम तथा 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया को पूर्ण सदस्यता प्रदान की। यानी कि शुरू में तो ये 5 देशों का संगठन था, लेकिन बाद में और जो 5 देश हैं वो बाद में सम्मिलित हुए हैं। जैसे 1995 में वियतनाम और 1999 में कंबोडिया शामिल हुआ है। इसके साथ ही आसियान की सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। आसियान के मौजूदा 10 सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया शामिल हैं। तो ये जो सदस्य देश हैं वो 10 मैंने बोर्ड पर लिख दी। आपको परीक्षा की प्लस इंपोर्टेंट है, ये आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो 10 सदस्य देशों के आपको नाम याद होने चाहिए। आसियान देशों ने भारत को अपना आंशिक सहयोगी बना लिया है। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। यानी कि 24 जुलाई 1996 क्या याद रखें, 24 जुलाई 1996 को भारत को पूर्ण भागीदारी यानी कि 24 जुलाई 1996 को भारत को संवाद भागीदारी राष्ट्र का दर्जा आसियान के द्वारा दिया गया है और रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। यह आप ध्यान रखें। आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है और उसका जो अध्यक्ष है वो महासचिव कहलाता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को दिया जाता है और देश के चुनाव का आधार आकारादि क्रम में है। यानी कि क्रम से जो है उन देशों को अध्यक्ष का पद दिया जाता है। आसियान के ब्यूरो निदेशकों तथा अन्य पदों पर भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। अब जो आसियान के शिखर सम्मेलन साल की भांति अधिक नहीं हुए हैं। पहला शिखर सम्मेलन 1976 में, दूसरा 1977 में, तीसरा एक दशक बाद 1987 में और चौथा जनवरी 1992 में। यानी कि जिस प्रकार से क्रमिक रूप से सार्क के जो सम्मेलन हुए हैं, यानी कि 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उनमें गैप जो फिक्स है, उस प्रकार से आसियान के जो सम्मेलन हुए हैं उनमें फिक्स नहीं है। कोई 2 साल बाद हो रहा है, कोई 4 साल बाद हो रहा है, कोई 10 साल बाद सम्मेलन हो रहा है। तो इतने सम्मेलन इसके नहीं हुए हैं जिस प्रकार से क्रमिक रूप से सार्क के सम्मेलन हुए हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो प्रतिवर्ष लगातार होती रहती है। अब आसियान का स्वरूप एवं उद्देश्य क्या है वो अपन यहाँ देखते हैं कि क्या उद्देश्य हैं आसियान के। तो आसियान के 10 जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, रहन सहन वाले लोग निवास करते हैं। इन देशों की अनौपचारिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता है, तथापि उनमें कतिपय चुनौतियों का सामना करने की साझी समझ है।
इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि समान चुनौतियां हैं, जिन्होंने इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया। यानी कि एक तरह से इन देशों की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि देखी जाए, उनका सामाजिक आर्थिक जीवन देखा जाए, तो उन लोग इन देशों में लगभग समान सी समस्याएं, गरीबी हो गया, पोषण गरीबी हो गया, भुखमरी हो गई, लोगों के पास रहन सहन के मकान नहीं है, जो जीडीपी है वो निम्न स्तर पर है, तो लगभग इनमें एक सी समानताएं पाई जाती हैं। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना, यानी कि ये बात इंपोर्टेंट है कि आसियान के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। मोटे तौर पर इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना है। जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, यानी कि जो इसके निर्माण के दौरान जो घोषणा हुई उनमें उद्देश्यों का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसका ध्येय इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। 14 दिसंबर 1987 को आसियान का तीसरा सम्मेलन मनीला में हुआ। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में आसियान देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने हेतु 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, यानी कि मनीला में जो छोटा शिखर सम्मेलन, तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें आपसी देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है, जिसमें 4 समझौते किए गए। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है, यानी कि आसियान जो है वो एक आर्थिक संगठन है। यह आप ध्यान रखें कि आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। इसका स्वरूप कदापि सैनिक नहीं है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसे किसी कठोर एवं अनिवार्य शब्द से बंधे हुए नहीं हैं। यह किसी महाशक्ति से प्रोत्साहित, प्रवर्तित एवं संबंध भी नहीं है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत है, यानी कि यह जो आसियान सदस्य राष्ट्रों का संगठन है वो किसी महाशक्ति के द्वारा आबद्ध नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है या किसी शर्तों में बंधा हुआ नहीं है। ये सिर्फ एक आर्थिक संगठन है, सैनिक संगठन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आसियान के उद्देश्य, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चीजों को आप बार बार पढ़ते रहिए। अब आसियान की कौन से कार्य हैं और उसकी क्या भूमिका, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं कि आसियान को जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक है। यह आज समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके सदस्य देश अपनी वैश्विक कार्य प्रणाली को क्षेत्रीय संगठन द्वारा सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित स्थायी समिति अनेक परियोजनाएं बनाई हैं, जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण, शैक्षणिक, खेल, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्य प्रणाली को महत्व देना है। यानी कि आसियान के द्वारा कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया है जो अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हो गया, परिवार नियोजन के संबंध में हो गया, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण हो गया, शैक्षणिक, खेल हो गया, सामाजिक कल्याण हो गया, राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्य प्रणाली को महत्व देना है। 1969 में संचार व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है, जिसके अंतर्गत आसियान के सदस्य देश रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे के कार्यक्रमों पर परस्पर आदान प्रदान करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन आसियानटा स्थापित किया है, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में आसियानटा, ये शब्द आप याद रखें, जो बिना वीजा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। आसियान देशों ने 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा, 1972 में फंसे जहाजों को सहायता पहुंचाने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आसियान में खाद्य सामग्री के उत्पादन में प्राथमिकता देने के लिए किसानों को अर्वाचीन तकनीकी शिक्षा देने के कुछ कदम उठाए हैं, जो विशेषकर गन्ना, चावल और पशुपालन में सहायक होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपकी संचालित हैं। आसियान की
हैं आपसी देशों में। 1967 के बाली शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों ने पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के संदर्भ में निम्न 3 सुझाव रखे। यानी 1967 में जो बाली शिखर सम्मेलन हुआ उनमें 3 आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए या 3 सुझाव रखे गए। तो पहला है बाहरी आयात को कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व देंगे। यानी कि बाहरी आयात कम होगा और जो सदस्य राष्ट्रों में जैसे मान लीजिए किसी देश में उत्पादन किसी चीज का ज्यादा हो रहा है तो वो अपने जो सहयोगी राष्ट्र है उसी में उनका आदान प्रदान होगा, बाहर के देशों से आयात नहीं होगा। दूसरा, अधिशेष खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले इन राष्ट्रों में अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद देंगे। और तीसरा, आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 3 सुझाव उसमें रखे गए। जनवरी 1992 में जो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ उसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग रखी गई। यानी 1994 में जो आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, 1992 में चौथा शिखर सम्मेलन उसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग रखी गई जिससे विकासशील और विकसित देशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहे। आसियान देशों के नेताओं ने अपना एक अलग मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा। सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा पत्र में दक्षिण पूर्वी एशिया को शांति क्षेत्र बनाने पर जोर दिया गया है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है इसमें शांति पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इससे पूर्व एशिया सदस्य देशों के क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए करों में कमी के बारे में भी एक समझौता हुआ। यानी कि जो सदस्य देशों के बीच जो कर की मात्रा ज्यादा है तो उनमें भी उसको कम करने के लिए एक जो समझौता हुआ। आसियान संगठन ने उन 15 उत्पादों की सूची भी तैयार ली है जिनमें मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत सामान तटकर योजना के तहत लाया जाएगा। इसमें तेल, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक, लुगदी और रबड़ का सामान शामिल है। इन वस्तुओं में तटकर में कमी लाई जाएगी। यानी कि तटों पर जो व्यापार होगा वहाँ कर अधिक लगता है तो उसमें कमी लाई जाएगी। आसियान के संदर्भ में अपन बात करते हैं कौन कौन समझौता हुआ है 2020 तक। यानी कि आसियान समूह ने 2020 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की राह 7 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिनको कॉनकॉर्ड समझौता सेकंड कहा गया है। एक साझा घोषणा पत्र भी इसमें तैयार किया गया 8 अक्टूबर के लिए। तो ये जो है आसियान की भूमिका रही है कि सदस्य जो क्षेत्रीय सहयोगी संगठन के जो देश हैं उनमें किसी प्रकार का भी सदस्य देशों में किसी प्रकार की कमी आती है तो एक देश है वो दूसरे देश की मदद करेगा। अब जो आसियान की भूमिका क्या रही है आज उसके मूल्यांकन के बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गति पे नजर रही है कि जो आसियान है वो अपने उद्देश्यों पर खरा नहीं उतर पाया। आसियान की तुलना यूरोपीय साझा बाजार से करते हुए उनका विचार है कि यह संगठन सदस्य राष्ट्रों में वह आर्थिक और अन्य प्रकार का सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाया है। आर्थिक सहयोग में आसियान की गति मंद होने के कारण सदस्य राष्ट्रों के पास आवश्यक पूंजी और क्रय शक्ति का कम होना है। सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव के कारण उनके बीच कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी उठे हैं। यानी कि आलोचक है जो कई प्रकार के कई मायनों से इसकी आलोचना करते हैं कि यह वास्तविक रूप को नहीं समझ पाया। इनके जो संगठन के जो देश हैं उनमें आपसी कई प्रकार के विवाद पाए जाते हैं। यह आरोप भी लगाया जाता है कि आसियान देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा है। सही है कि इंडोनेशिया के अतिरिक्त आसियान के अन्य सदस्य राष्ट्र मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षात्मक समझौतों से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक मुद्दों पर नहीं बल्कि हिंद चीन पर भी पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिक अड्डे भी मौजूद हैं। यानी कि कई राष्ट्र ऐसे हैं आसियान की महाशक्तियों के साथ उनके संबंध जुड़े हुए हैं और उनके सैनिक अड्डे भी इन प्रदेशों में विद्यमान हैं। तो इन सब आलोचनाओं के बाद आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन आज भी बना हुआ है। आसियान की सदस्यता के द्वार दक्षिण पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुले हुए हैं जो इसके उद्देश्य सिद्धांतिक प्रयोजनों में विश्वास रखते हैं। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की जनता उनको एक ऐसी मशीनरी के रूप में मानती है जो एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता के साथ जोड़ती है। आसियान क्षेत्र को मुक्त
व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयत्न क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण चरण है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है और जापान व दक्षिणी कोरिया पूर्वी पंख है। यानी कि आसियान के संदर्भ में कहा गया है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है और जापान व दक्षिण कोरिया पूर्वी पंख हैं। आसियान रूपी जंबोजेट के उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। यानी कि ये बात किसी के द्वारा कही गई है। तो साथियों मैं एक बार इसको यहाँ दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। जो आसियान है उसकी स्थापना हुई है 1967 में हुई है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ इसका पूरा नाम है। ठीक है। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया 10 सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है वो जकार्ता में है। भारत को 24 जुलाई 1946 को समान भागीदारी राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया है। दूसरी बात इसमें जो पूछी जाने वाली चीज है कि आसियान के उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आप अपने नोट से भी पढ़ते रहिए। जो मैंने बोल के भी इसको बता दिया है तो आप चैनल को बार बार देखते रहिए और पढ़ते रहिए, उनके नोट्स बनाते रहिए। आगे वाली क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। थैंक यू।